हेलो एवरीवन। देखिए, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब रोज़ाना हमारे क्या होंगे, वन बाय वन लेशन होंगे। और लेशन जैसे ही हमारा ख़त्म होगा तो हो सकेगा तो आज हमारे एमसीक्यू होंगे, नहीं तो हमारे कल एमसीक्यू होंगे। लेकिन जब तक पूरा लेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारे एमसीक्यू नहीं होंगे। ठीक है, मैं जल्दी लेशन नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब एक तरफ से क्या है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको उसके एमसीक्यू लगाने। ठीक है, वही मैं ही कराऊंगा और कोई दूसरा नहीं कराने वाला। ठीक है, तो आज जो लेशन का नाम हमारा क्या है, धातु और अधातु हमारा। इससे पहले आप लोग कई बार कर चुके होंगे, लेकिन आज कुछ करते हैं कुछ नए अंदाज में हम लोग, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है एनसीईआरटी बेस होना है। मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आजकल हमारा एनसीईआरटी बेस चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आज जो लेशन का नाम हमारा फ्रेंड्स क्या है, हमारा धातु और अधातु हमारा। ठीक है, तो यहाँ से वन बाय वन पीडीएफ के थ्रू मैं स्टार्ट करूँगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेसन से हमारा और आपका जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक पता चल रहा है कि लास्ट फरवरी और या तो हमारा मार्च में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उससे पहले कोशिश ये है कि आपका जितना भी हमारा साइंस का पूरा भी जितना भी सिलेबस है मैं ख़त्म कर दूं। और बाकी बचा सोशल, तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है लगभग हमारा। उसमें हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट हमें कराना है, तो वो जैसे ही हमारे एक दो लेशन खत्म हो जाएंगे वैसे मैं इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारे स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु नए अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन से हमारे। यानी कि पहला क्वेश्चन से क्या, देखिए क्वेश्चन से नहीं विद थ्योरी होंगे हमारे। अब देखिए बात क्या हो रही है, यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है हमारा। कह रहा है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। अब जो हमारे तत्व होते हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको दो भागों में बांटा गया हमारा। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु हमारा। अब पहले ही सर जी एग्जाम्पल आ गए। अब हाँ, एग्जाम्पल इसलिए आ गए हमारे क्योंकि हमारे एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आनी, एग्जाम्पल ही आने। हालांकि डिफिनेशन नीचे दे रखी, बाद में डिफिनेशन डिस्कस करेंगे। पहले जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी पहले मैंने वही रखा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा तुरंत लाइक कर दीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए, संतुष्टि मिल जाए उसके बाद ही वीडियो को लाइक करना और मन हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बात करते हैं धातु के उदाहरण हमारा। तो धातु के उदाहरण क्या हमारे, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर हमारा। देखिए जितनी भी हमारी ये हमारी क्या है, सभी की सभी हमारी धातुएं होती है हमारी। ठीक है, आयरन यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर इत्यादि और सारी भी धातुएं हमारी, यही नहीं केवल है। बात करें अधातु की हमारी, नॉन मेटल हमारी, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये हमारी सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी अधातु कहलाती है। अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों पे चलते हैं हम लोग, क्या क्या हमारे इनके गुणधर्म है हमारे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हमारे। चलिए देखिए, बात लिखा हमारा भौतिक गुण यानी कि फिजिकल यानी भौतिक गुण क्या है। अब भौतिक गुण में हमारे यहाँ पे लिखा क्या हमारा, धात्विक चमक। चमक का मतलब क्या हमारा, किसके किसके अंदर हमारी चमक पाई जाती है, किसमें चमक हमारी नहीं पाई जाती। तो बात करें धात्विक चमक की, तो पहला क्या, धातु की सतह हमारी कैसी होती है, चमकदार होती है। और अधातुएं की सतह हमारी क्या होती है, चमकदार नहीं होती हमारी। नीचे लिखा है हमारा आयोडीन अधातु होते हुए भी हमारी क्या है, चमकीली। अब एक बात यहाँ से हमें एक बात चीज़ और क्या पता चल गई कि आयोडीन हमारी क्या है, हमारी एक प्रकार की अधातु है, जो कि हमारी देखिए होती चमकीली है लेकिन क्या है, हमारी अधातु है। नीचे चलते हैं, क्या है इसमें हमारा कि कठोरता। अब कठोरता हमारी किस में पाई जाती है, हमारी धातु में पाई जाती है कि अधातु में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब ये सब चीज़ सर जी ये सब क्या है, तो ये हमारी होती धातुएं ही हैं, लेकिन हमारे कहते हैं एक प्रकार का अपवाद होती है हमारी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब एक ट्रिक बताएं, ट्रिक क्या है हमारी कि सर जी जब एग्जाम में फंस जाएं और हमें ना आए एग्जाम में कि कौन सी धातु है कौन सी अधातु है, तो एक शब्द याद रखना, जिसके लास्ट में हमारे यम लिखा हो, जिसके लास्ट में यम लिखा हो तो हमेशा मान लेना वो हमारी चीज़ें क्या होती, धातु होती। हालांकि सब में लागू नहीं होती, लेकिन अधिकतर एग्जाम में फंस जाती है हमारी कि जिसके लास्ट में यम होता है हमारा, वो हमारी क्या होती, धातुएं होती हमारी। बात करते हैं अधातुओं की, तो ये हमारी क्या होती हैं, अधिकतर कठोर नहीं होती है। कार्बन का एक अपरूप हीरा जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब इसमें देखिए हीरा क्या है हमारा, हीरा क्या है, हीरा हमारा क्या, देखिए इसमें एक धातु है और बाकी समय देखिए इसमें क्या है, ये वाली चीज़ सब धातुएं थी हमारी। अब हीरा किसमें गई, हमारी कठोर धातु हमारी हीरा क्या हमारी एक अधातु है हमारी। ठीक है, ये कठोर और ये हमारी कठोर नहीं होती, जबकि हीरा हमारा कठोर होता है, तो ये इसमें क्या आ गया, इसमें अपवाद में आ गया हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, रूप, यानी कि इनका रंग रूप कैसा होता है भाई देख लेते हैं। तो धातुएं क्या होती है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है, कमरे के टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातुएं क्या होती है, ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं।
धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। यानी अधातुएं जो है हमारी ठोस या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि हमारी जो धातुएं होती हैं वो केवल और केवल किस में पाई जाती हैं, हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और अधातुएं गैस और ठोस दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। नीचे लिखा हमारा मरकरी, केवल मरकरी यानी कि पारा को छोड़कर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इनमें से कौन सी धातु है धातु होते हुए भी हमारी, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो हमारी क्या है, हमारी देखिए पारा है हमारी। और इसमें क्या है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो हमारा तरल रूप में पाया जाता है, यानी कि अधातु है हमारी ब्रोमीन, लेकिन ये क्या है, हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु है हमारी पारा, धातु क्या है, ये देखिए हमारा पारा है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो याद रखिए, जब धातु की बात करते तो हमारा पारा आएगा, और जब अधातु की बात करते तो हमारा क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा हमारा। कई बार इन दोनों से कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछ चुका है हमारा, ठीक है। बात करते इनमें आघातवर्धनीयता यानी मैलिएबल क्या होती है हमारी। तो आघातवर्धनीयता क्या हमारी, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि धातुएं जो होती हैं कई सारी मोटी होती है, उनको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती है, आघातवर्धनीयता नहीं होती। लेकिन अधातुओं में ये हमारा जो गुण होता है पीटने वाला, ये नहीं पाया जाता। लेकिन अधातुओं को हम पीट नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कई सारी धातुएं ठोस भी होती हैं और कई सारी हमारी गैसीय अवस्था में होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है हमारी, ठीक है। तो इनको पीट नहीं सकते, लेकिन धातु कह सकते हैं हम, पीट करके क्या, पीट पीट के परिवर्तित कर सकते हैं हमारा, ठीक है। जैसे कि सोना, सोने को पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं हमारा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या रखा हमारा, बात करते हैं सारे गुण पढ़ डाले, लेशन में कुछ छोड़ेंगे नहीं। अगर परीक्षा में आ गया तो चीर फाड़ करके चले आएंगे पेपर को, ठीक है। एक भी लेशन छोड़ेंगे नहीं, मनस्ता यही हमारी कि लेशन में सारा मैं करा दूं। बात करते हैं तन्यता। अब तन्यता क्या होती है, इसमें धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, और धातुएं हमारी तन्य नहीं होती, यानी कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। यानी कि हमने कहा भी सोना है, सोना को पतला कर देंगे और पतला करने में पतले पतले तार के रूप में मोड़ नहीं सकते, यानी खींच नहीं सकते हैं। तो ये हुए तन्यता हो गई, और अधातुओं में नहीं होता। बात करें छठा पॉइंट क्या है, विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं, और अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो कई बार एग्जाम में ये भी हमारा पेपर में पूछा जा चुका है कि धातुएं जो होती है हमारी विद्युत तथा ऊष्मा क्या होती है, कुचालक होती है, और अधातुएं क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है हमारी। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, सर जी ये भी थोड़ा सा बता दो एग्जाम्पल क्या क्या हमारे। तो एग्जाम्पल में हमारे सीसा, मरकरी और ये सभी हमारे क्या कुचालक। अब देखिए अभी मैंने पीछे ही एमसीक्यू कराए थे हमारे, उसमें क्वेश्चन ये भी आया था हमारा कि सीसा और मरकरी एक प्रकार से कुचालक है, लेकिन होती है धातुएं हमारी, तो ये अपवाद होती है हमारी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीसा और मरकरी हमारी एक प्रकार से क्या हमारी धातुएं हैं, लेकिन क्या होती है हमारी, ये धातु की कुचालक होती है। और धातुएं क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की हमारी सुचालक होती हैं, लेकिन ये सीसा और मर की धातु होते हुए हमारी क्या है, कुचालक है। बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखिए इसमें, अब इसमें दोनों अपवाद है हमारा। अब ग्रेफाइट आप लोग धातु लगा के चले आएंगे नहीं, अब याद रखें, इसीलिए मैं थ्योरी मैंने मेंशन करी कि आप लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉइंट रखें, बिल्कुल याद हो जाएं। ग्रेफाइट क्या हमारे, देखिए ग्रेफाइट क्या अधातु है हमारी। अब ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या हमारी विद्युत की सुचालक है हमारी, ठीक है। विद्युत ऊष्मा की देखिए अधातुएं होती कुचालक है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर जी, ये तो कुचालक, ये सुचालक दे रखा है, तो मैंने कहा इसमें भी अपवाद दे रखा है, ठीक है। तो अब बात आएगी सीसा और मरकरी क्या है, तो ये हमारी धातु है हमारी, लेकिन विद्युत की क्या है, कुचालक है हमारी। पॉइंट बना के आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या हमारा सुचालक है, ये क्या हमारा एक अधातु है हमारा। चलिए इसमें अगला पॉइंट क्या है हमारा, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है हमारी। तो सामान्यता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है हमारी, अधिक घनत्व होता है व उच्च गलनांक होता है हमारा, किसका, धातुओं का हमारा। और अधातुओं में क्या होता है हमारा, अधातुओं में होता है हमारा घनत्व व गलनांक क्या होता है हमारा, कम होता है हमारा, ठीक है। धातुओं में उच्च गलनांक होता है और हमारा अधिक घनत्व होता है, लेकिन अधातुओं में हमारी डेंसिटी व हमारा गलनांक क्या होता है, कम होता है हमारा। बात करते हैं अगला पॉइंट, सोडियम व पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। अब घनत्व व गलनांक कम होता है, इसीलिए तो इनको भाई चाकू वगैरह से काट सकते हैं हमारा, ठीक है। और गलनांक कम होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है हमारी। तो ये क्या है हमारी, एक धातु है हमारी। बात करें अधातुओं की हमारे, तो इनमें धातुओं कोई ऑप्शन हमारे मेंशन नहीं दे रखे हमारे, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल हमारे कोई नहीं हमारे। बात करते हैं इसमें और गुण की, हमारे धात्विक गुण क्या होता है हमारा, ध्वनिक गुण। धातुओं में ध्वनिक गुण लिखा है कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। यानी अगर धातुएं हमारी ठोस हैं और ठोस में से अगर कोई भी चीज़ अगर हम फेंक के मारेंगे भी तो क्या करेंगे, आवाज ही तो करेंगे हमारी। लेकिन अधातुएं क्या, तो ध्वनिक नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे क्या है हमारा, कि धातुओं या अधातुओं में से किस में हमारी आवाज होती है। तो याद रखेंगे धातुओं में क्या होती है, आवाज होती है हमारी।
और अधातुओं में हमारी क्या होती है, आवाज़ नहीं होती, यानी ध्वनिक नहीं होती हमारी। बात करते हैं ऑक्साइड का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अधिकतर धातुएं क्षार की ऑक्साइड बनाती हैं, अधिकतर धातुएं क्षार की ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातुएं क्या होती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल ये भी पूछ सकते हैं हमारे कि धातुएं क्या, धातु देखिए क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम बन चुका है हमारा कि जो धातुएं होती हैं हमारी, ये क्या होती है हमारी, एक प्रकार से क्षार की होती हैं, धातुएं होती हैं। और अम्लीय जो होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी, अधातुएं होती हैं। अब जो MgO हो गया हमारा, ये हमारा धातुओं में आता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये किस में आता है हमारा, ये अधातुओं में आता है। तो याद रखेंगे इनमें से दोनों में क्या क्या पॉइंट है हमारे। चलिए आगे इसमें क्या क्या दे रखा है हमारा, धातुओं के रासायनिक गुण याद करते हैं। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण क्या है हमारे, तो वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड हमारा, ठीक है। धातुएं जो होती है हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, जैसे कि हमारा Mg था हमारा, Mg को हमने O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी, तो क्या बन गया हमारा, धातु ऑक्साइड बन गया, यानी MgO बन गया हमारा, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है कि धातु को वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड बनता है हमारा। और अभी बताया धातु यानी धातु में क्या होती है हमारी, ये क्षार की होती है हमारी, ठीक है। बात करते हैं इनमें से सारे एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल भी दे रखे हमारे, तो कभी कभी एग्जांपल पूछ सकते हैं हमारे। तो ये देखिए कॉपर धातु था हमारा, और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी तो क्या बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारा। बात करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी हमने तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया हमारा, 2Al2O3। बात करते हैं 2Mg + O2 = क्या बन गया, 2MgO बन गया हमारा। ये क्या बन गया हमारा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हमारा। आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से, धातुएं जो होती हैं हमारी, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग सतह से अभिक्रिया दिखाती हैं। हाँ, धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अलग अलग सतह से दिखाती हैं। पॉइंट में क्या दे रखा हमारा, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो कई बार एग्जाम में बन चुका है हमारा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में होती है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या, ये इनको आकस्मिक अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारी आग पकड़ लेती है हमारी, और इन्हें रोकने के लिए हम लोग किस में डुबो के रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए आगे इसमें देखिए पॉइंट क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या, 1 सेकंड फ्रेंड, हाँ ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड बस। चलिए इतना रहने दीजिए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा सा। हाँ, बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो MgN मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb यानी कि लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये हमारे किसके साथ क्रिया करते हैं, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, और इनके ऊपर एक प्रकार की परत जम जाती है, किसी ऑक्साइड की परत जम जाती है। बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा Fe यानी आयरन, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं हमारे। यानी कि आयरन जो है वायु में गर्म करने पर क्या होता है, प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण यानी कि जलने पर, लौह चूर्ण डालने पर क्या होता है, वे तेजी से जलने लगते। कौन होता है हमारा, आयरन होता है हमारा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कॉपर। कॉपर भी क्या हमारा प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है हमारी, ठीक है। कॉपर भी एक प्रकार का क्या प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की एक प्रकार की क्या ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है हमारी। अगला पॉइंट क्या हमारा, चांदी हो गया यानी कि सोना हो गया, चांदी यानी कि Ag, और Au यानी कि सोना हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में ये बनेगा हमारा कि सोना और चांदी ये ऑक्सीजन के साथ हमारी क्रिया नहीं करते हैं। अब देखा होगा आप लोगों ने, सोना हमारा कई बार देखा होगा, पुराने से पुराना जो सोना होता है हमारा, अभी भी देखा होगा कि हमारा वो चमकता है, हमारा थोड़ा सा साफ कर दें उसको तो वो चमकने लगता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की परत हमारी नहीं जमती। इसी प्रकार हमारा चांदी भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परत जम जाती है हमारी कॉपर पर। आप लोगों ने देखा होगा जो लोटा होता है, अक्सर जो मंदिरों में जल चढ़ाने वाला जो लोटा होता है वो हमारा तांबे या नहीं तांबे का होता है हमारा, और उस पर देखा होगा कि कुछ दिनों बाद एक परत जम जाती है, और उसको कभी मिट्टी से हम साफ करें तो साफ करने के बाद देखो बिल्कुल से चमकने लगता है हमारा। तो वही चीज होती है हमारी कि उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, परत जम जाती है हमारी, और सोना चांदी में ऐसा नहीं होता है हमारा। चलिए आगे इसमें पॉइंट दे रखा हमारा क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में बनेंगे हमारे।
अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो हमारा किसी भी एग्जाम के पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए जरूरी, ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, और जितना मुझसे प्रयास बन सकता उतना मैं अपना बेस्ट में बेस्ट देना चाहता हूँ बस। बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो याद कर लेंगे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे बनते हैं, हमारे अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब उनके सर जी थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा और अच्छा में समझ में आ जाएगा। तो भैया देख लो थोड़ा सा, चलो देखो जरा। बात करते हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, हमने जल से HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करा दी। अब क्रिया करा दी तो हमारा क्या बन गया, AlCl3 प्लस का H2 यानी कि जल निकल गया हमारा। अब वही चीज़ हमने क्या कर दी, 2AlCl3 यानी कि Al2O3 की क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सर जी नहीं समझ में आ रहा, कैसे, थोड़ा सा और थोड़ा समझाओ। हमने ले लिया, देखिए Al2O3 ले लिया हमारा। अब हमने क्या ले लिया, क्या कह रहा था क्वेश्चन में हमारा, देखिए क्या कह रहा था, परिभाषा में आ जाइए थोड़ा सा, कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। सर जी अम्ल तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो परेशान ना हो, ये HCl लिखा है कि नहीं लिखा है, और HCl को जब तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो H प्लस क्या बताया कि वे तत्व जो वे आयन जो हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं, और जो हमारे OH माइनस देते हैं वो हमारे सर जी अधातु यानी कि क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अभी इसके बाद वही लेसन कराने वाले हैं, और ऐसा लेसन समझाएंगे दिमाग में घुस जाएगा आपके, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है हमारा कि वे धातु ऑक्साइड, तो ये हमारे धातु ऑक्साइड हो गए। ये देखिए क्रिया कर रहे हैं हमारे, तो क्रिया करने पे क्या बन, देखो कहीं पे हमारा क्या अम्ल क्षार निकल रहा है, क्या है ये हमारे, देखिए एक प्रकार से लवण बन रहे हैं हमारे, और हमारा जल निकल रहा है। देखिए Al2O3 फिर से क्रिया करा दी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर, देखिए OH हमारा OH निकल रहा है, ये हमारा क्या क्षार है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, और लवण तथा जल बन रहा है हमारा। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या हमारा जल के साथ अपक्रिया। अब धातु जल के साथ अपक्रिया करते हैं धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं हमारे, और धातु ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करते हैं धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट उतना याद रखना है। आगे चलते हैं। हाँ ये थोड़ा सा सर जी फिगर टेढ़ा मेढ़ा क्या क्या दे रखा है, थोड़ा सा समझा ही देना। हाँ वो देख लो थोड़ा सा कि क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या दे रखा हमारा कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील। ठंडे जल के साथ क्रियाशील का मतलब क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। केवल भाप के साथ क्रियाशील, एल्यूमिनियम आयरन जिंक। गर्म जल के साथ अक्रियाशील यानी कि मैग्नीशियम। यानी कि कुल मिला के एक थोड़ा सा छोटा कर दे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ अब देखिए थोड़ा सा, यानी कि धातुएं हैं हमारी, धातुएं किन किन के साथ हमारी क्रिया कर लेती हैं। धातुएं हमारी देखिए ठंडे जल के साथ, इनके साथ, केवल भाप के साथ, और ये हमारा जल के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करती हैं। और यहाँ पे क्या गर्म जल के साथ अपक्रिया कर लेती हैं। और यहाँ पे पॉइंट हमारा ले रखा है कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं हमारे। तो किन के साथ चिपकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर हमारी धातुएं चिपक जाती हैं। गर्म जल के साथ अपक्रिया यानी कि मैग्नीशियम के साथ हमारी क्या गर्म जल के साथ अपक्रिया होती है, ये ठंडे जल के साथ होती है, ये हमारी भाप के साथ होती है, और ये हमारी क्या होती है जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होती। इन सारे तत्वों के साथ नहीं होती, बाकी इन सब की होती है। तो ये सभी एक प्रकार से क्या हमारी धातुएं हमारी। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है हमारा। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा और समझ लेते हैं, और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हमारे। सोडियम की हमने जल के साथ क्रिया करा दी, तो क्या बन गया 2NaOH प्लस का हाइड्रोजन निकल गया, प्लस हमारी ऊष्मा बाहर हो गई। यानी कि अगर हमने देखिए सोडियम यानी कि सोडियम के साथ हमने जल की क्रिया कराते हैं तो हमारा एक प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, प्लस हमारी हीट यानी ऊष्मा निकल रही है। इसी प्रकार कैल्शियम धातु है, धातु की हम जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और प्लस हमारा क्या बन रहा है हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की क्रिया करा रहे हैं, इसी प्रकार एल्यूमिनियम की क्रिया करा रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग आयरन की क्रिया कर रहे हैं। तो आप लोग आयरन की जितनी भी क्रिया ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम PDF डाल देंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। अब धातुओं के साथ तनु अम्ल के साथ क्रिया क्या होती है, ये क्या होता है सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो हमको, तो सुनो जरा। धातु है हमारा, कोई भी हमने धातु ले ली, मान लो एल्यूमिनियम हमने ले ली, एल्यूमिनियम के हमने किसके साथ तनु एसिड यानी अम्ल के साथ क्रिया करा दी, HCl के साथ क्रिया करा दी, तो क्या बन गया लवण तथा जल निकल गया हमारे। तो Al2 यहाँ पे कोई भी 3 या 2 अणु ले लें
एल्यूमिनियम के। तो Al2OH का होल थ्राइज कुछ भी बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल आएगी हमारी। तो कुल मिला के क्रिया करानी जैसे कि हमारा दे रखा है Fe हमारी धातु है, धातु के हम किसके साथ देखो तनु अम्ल यानी HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है देखिए FeCl2 बन रहा है और हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है। मैग्नीशियम हमारी धातु है, ये देखिए HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये हमारा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है हमारी। इसी प्रकार जिंक के साथ क्रिया करा रहे हैं, इसी प्रकार एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, और इसी प्रकार हम लोग किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, कॉपर के साथ क्रिया करा रहे हैं। यानी हाँ आगे पॉइंट क्या दे रखा है हमारा कि कॉपर Ag यानी कि चांदी और Hg यानी कि पारा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया, क्या निकल के आया कि जो हमारी कॉपर हो गया, चांदी हो गई और पारा हो गया यानी Hg, ये सारे जो जितने तीनों पार्टी यानी तीनों जो हैं हमारे, ये हमारे अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो याद रखिए कॉपर Ag चांदी और पारा हमारे अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा हमारा, तब तक इतना रीड करिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें फ्रेंड। चलिए आगे इसमें देखिए क्या रखा हमारा देखिए क्या है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया। अब धातुओं के साथ अन्य लवणों के साथ अपक्रिया क्या, धातु है, धातु विलयन है, धातु विलयन से क्या बन रहा है हमारा, धातु विलयन प्लस धातु बन रहा है हमारा। देखिए नीचे क्या लिखा हमारा कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में, उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। फिर से एक बार, अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती। सर जी सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सर जी आओ बेटा थोड़ा समझो सक्रियता श्रेणी होती क्या, समझ लो जरा। सक्रियता श्रेणी कह रहा है वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया गया है। अब जरा समझ लेते हैं कैसे कैसे ये किया गया हमारा, थोड़ा सा समझें जरा। अब जैसे कि जितने हमारी क्या ये धातुएं तो हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, अधिक अपक्रियाशील से कम अपक्रियाशील यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर से यानी बढ़ते से घटते क्रम, अधिक से नीचे की ओर, यही हमारी क्या सक्रियता श्रेणी हमारी है। ठीक है, आगे इसमें और कौन कौन सी दे रखी देखिए, लेड है हमारा यहाँ तक हमारा दे रखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो कभी कभी एग्जाम में ये बना के पॉइंट आ जाता है हमारा, इनमें से बताइए कौन सा हमारा धातुओं का सक्रियता श्रेणी के बढ़ते क्रम में। तो याद रखिएगा हमारा पहले आ जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe और Pb, सारे तो देंगे, 4 बना के दे देंगे, तो बस ऐसे वाला बना दीजिए, ये बढ़ता क्रम हो गया हमारा, ऐसे कर दिए, ऑप्शन बना दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो सारी चीजें याद कर लीजिए। आगे इसमें और सारी चीजें हमारी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Hg हो गया और एक्यूरियम हो गया और सोना हो गया हमारा। तो ये सारी ऊपर से नीचे की ओर क्या हमारा बढ़ते से घटते क्रम में है हमारा। आगे इसमें आगे क्या चीजें दे रखी, चलिए धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया। अब धातु की अधातु के साथ कैसे क्रिया होती है, तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोषों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोषों को पूर्ण रूप से प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। बात करते हैं नीचे पॉइंट हमारा, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। हाँ धनायन बनाते हैं। अधातु, हाँ ये लिखा देखिए, अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। फिर से एक बार, यानी कि धातुएं हैं हमारी, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग देती हैं तो क्या बनाती हैं, ये धनायन बनाती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं के हमारे
ठीक है। अधातुएं के जो हमारे परमाणु है, हमारे अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते हैं हमारे, तो ये हमारे क्या बनाते हैं, एक प्रकार से ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट हमारे आप लोग याद रखिएगा। धातुएं क्या हमारी धन आयन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और अधातुएं क्या होती है हमारी, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है हमारी। इसमें अगला पॉइंट देखिए, इसी प्रकार से हमारा ये दे रखा है कि इनको कैसे समझते हैं। NaCl का निर्माण। अब NaCl का जो निर्माण हुआ ये हमारा कैसे हुआ, समझते हैं जरा। हमारा Na हमारा लिखा था, सोडियम, सोडियम क्या है, हमारी धातु है हमारी। अब अगर सोडियम धातु है हमारी, तो सोडियम जो हमारी अगर धातु है, तो धातुएं क्या हमारे इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो हमारी क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे समझो, अगर ये हमने आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप बाहु का एक नियम होता है हमारा, अभी जब मेनली पढ़ाएंगे तो वहां पे करा देंगे। यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा कितना होता है, 11 होता है हमारा, और परमाणु भार कितना होता है, वो 23 होता है हमारा। अब जब इसको हल करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 30 तक होता है हमारा, वो याद करते हैं, ये सारे नियम निकल आते हैं। आप सोचिए 2 8 1 कहाँ से है, तो वो वहीं से आया हमारा। ठीक है, 2 8 और 1 वहीं से आया है। हाई स्कूल अगर इंटर अच्छे से किया होगा तो आ रहा होगा समझ में। अब जो लास्ट में जो हमारा 1 दिया होता है, ये 1, तो यही क्या होता है हमारा आखिरी वाला जो पॉइंट होता है, ये इसकी कहलाती संयोजकता कहलाती है हमारी। लास्ट में जो पॉइंट हमारा बचता है यही हमारी संयोजकता कहलाती। और संयोजकता हमेशा 2, यानी कि जिनकी कक्षाएं हमारी क्या होती है, हमारी भरी होती हैं, तो वो हमारी उनकी संयोजकता 0 होती है, और जिनकी भरी नहीं होती है हमारी, तो वही हमारी क्या होती है, वो हमारी संयोजकता कहलाती है हमारी। अब जैसे कि लास्ट हमारा 2 8 1 दे रखा था हमारा, तो 2 और 8 अगर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, ये त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे रहा है तो यही हमारी क्या कहलाएगी, हमारी इसकी संयोजकता कहलाएगी हमारी। तो सोडियम था, सोडियम 2 8 1 दिया, तो 2 8 है हमारे क्या। अब किसी को हमारा दे रहा है ना, मान लो हमारे पास अगर 10 रुपए हैं, और 10 रुपए हम, ये मान लीजिए मुन्नू है और ये चुन्नू है हमारे, तो और ये चुन्नू को अगर हमारे क्या चाहिए, हमारा अगर इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास क्या हमारे 9 रुपए हमारे, या मान लेते हैं इसके पास 5 रुपए हैं, हम इसको अगर हम दे रहे हैं, अगर इसको हम दे रहे हैं तो हमारे पास प्लस ही चार्ज तो है हमारा, और ये हमारा क्या कर ले रहा है हमारा, तो वो ले रहा है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा हमारा, यानी कि वो हमारा कर्ज ले रहा है और ये हमारा क्या कर्ज दे रहा है। तो कर्ज देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है हमारा। तो वही चीज यहाँ पे क्या है हमारा, कि यहाँ पे सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती है। और इसी प्रकार देखिए कैल्शियम, देखिए समझिए, कैल्शियम क्या होता है, 2 8 7 होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद क्या बनाती है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन हमारी ऋण आयन हो गई। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या हमारी, एक क्लोरीन तो अधातु है हमारी, तो अधातु अगर इसलिए हमारी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अधातु है, यानी कि डिफिनेशन पे आ जाइए कि अधातुएं क्या होती हैं हमारी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ये क्या होती है, ये धन आयन बनाती है। अब सोडियम के लास्ट में 1 था तो 1 त्याग दिया इसने, तो अगर त्याग दिया तो धन आयन बनाया। और कैल्शियम, सॉरी ये क्लोरीन लिखा है, तो क्लोरीन का देखिए क्या होता है, 2 8 7 होता है। तो हमें अपनी कक्षा पूरा करने के लिए या तो 2 चाहिए एलिमेंट, या तो 8 चाहिए, या तो 18 चाहिए। 2 8 18 32, यानी कि लास्ट में 8 या फिर 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 दे रखा है, तो अपनी कक्षा पूरी करने के लिए हमें 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 1 चाहिए, तो 1 हम क्या कर ले, उधार ले लेंगे, और जैसे हम उधार ले लेंगे तो वही उसकी से एक ले रहे, तो संयोजकता कितनी, 1 कहलाएगी, लेकिन हमें संयोजकता तो बतानी नहीं है। यहाँ पे बताना क्या है हमको, तो बताना ये चीज है हमारी कि हमारे इलेक्ट्रॉन धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं। ये अधातुएं, तो अधातुएं क्या होती है हमारी, ऋण आयन होती है हमारी, क्योंकि एक चीज इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना हमारा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो देखिए कक्षा यहाँ पे पूरी हो गई है। ठीक, 2 8 8 बन गए हमारे, तो यहीं पे ये चीज क्या हो गई, यानी कि क्लोरीन, और क्लोरीन हमारी अधातु थी, अधातु यानी कि ये ऋण आयन हो गई हमारी। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ से, ये वाले जो पॉइंट है ऊपर वाले वो याद रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट जितना था उतना यहाँ पे हो गया है। चलिए आगे चलते, पॉइंट में हमारा क्या है कि आयनिक यौगिक क्या है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। बात करते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। नंबर 1, भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बताने हमारे, इनके क्या पहला पॉइंट लिखा हमारा, भौतिक प्रकृति, ये ठोस होती है, कठोर होती है, और ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ये आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है हमारा। घुलनशीलता क्या होती है हमारी, घुलनशीलता में
आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी घुलते नहीं। अब ये क्या है सर जी, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। ये कुल मिलाकर डेफिनेशन बताया गया आयनिक की बताई गई, ठीक है। आयनिक यौगिकों को बताया गया है कि विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आयन यानी एक प्लस और माइनस, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल बनाकर यौगिक बनाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आयनिक यौगिक हमारे मेन इंपॉर्टेंट धातु और अधातु था हमारा, तो हमारा खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब एक इसमें पॉइंट लिखा है धातु चालकता, चालकता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा कि वैद्युत चालकता क्या हमारा आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारे यौगिक होते हैं, हमारे यौगिक, ठीक है, यौगिक जो होते हैं हमारे, ये जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। तो ये केवल पॉइंट आप लोग याद रखें, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या हमारा कि धातुओं की प्राप्ति और धात्विक। अब धातुओं की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, धातु खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, यानी भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, वो सब इसमें देखने वाले, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे हमारे। खनिज क्या होता है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अभी मैंने 8 बजे जो मॉर्निंग में नाइट में मेरा वीडियो आता है सोशल साइंस का, मैंने ये खनिज ही कराया है। उसमें कौन कौन से खनिज हमारे किस किस राज्य में पाए जाते हैं हमारे, क्योंकि आपका जो चैप्टर सोशल साइंस में ये दे रखा है, तो वो मैंने कराया है। तो प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो जो खनिज हमारे प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिकों के खनिज कहलाते हैं। बात करते हैं खनिज के आगे हमारा क्या होता है, अयस्क क्या होता है। आप समझ लें भाई अयस्क क्या है, तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। फिर से एक बार, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। सक्रियता श्रेणी संबंधित धातु कर्म क्या है, सक्रियता श्रेणी संबंधित धातु कर्म क्या है हमारा, जरा समझ लो जरा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन। थोड़ा सा मतलब कट कट के लिखा है हमारा। अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील का मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो ये सभी एक प्रकार से क्या है हमारी धातुएं हैं। अब धातुएं तो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ऑप्शन बना के ये आता है कि इनमें से बताइए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, एक होता है सोडियम, पूछेगा पोटेशियम, चौथा है हमारा कैल्शियम, पांचवा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो कभी कभी क्या होता है ऐसे ब्रैकेट में लगा के पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है देखिए जरा, तो याद रखेंगे आप लोग। पहले होता है हमारा पोटेशियम और फिर उसके बाद होता है हमारा क्या, सोडियम, उसके बाद होता है हमारा कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है हमारा एल्यूमिनियम। तो ये सारी क्या कुल मिला के सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमारी क्या है, धातुएं हैं हमारी, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन। आगे क्या हमारा कि विद्युत अपघटन मध्य अभिक्रियाशील, यानी कि जिंक, Fe, लेड, ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बन एस के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रिया। हाँ ये देखिए कुल मिला के देखिए इसमें क्या किस हिसाब से इसमें समझाया गया है हमारा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात कर दें, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो सोडियम, पहला पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिए सब सबसे अधिक अभिक्रियाशील। और मध्य अभिक्रियाशील मतलब बीच वाली अभिक्रियाशील कौन सी होती है, तो ये होती है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Ag यानी पारा। ये सभी क्या होती है, मध्य अभिक्रियाशील होती है। अब इनमें से पॉइंट क्या दे रखा है, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होती हैं। अब सबसे कम अपक्रियाशील कौन कौन सी होती है, सबसे कम अपक्रियाशील की बात करें तो हमारी चांदी और सोना, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है और ये हमारी क्या होती है, कम अपक्रियाशील होती है हमारी, ठीक है। चलिए अगला इसमें पॉइंट क्या हमारा कि धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लेते हैं। धातुओं का निष्कर्षण में पढ़ना क्या है, अयस्क से धातु प्राप्त करना। अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या सर जी, थोड़ा सा समझाओ जरा। चरण 1, चरण 2, चरण 3 मतलब कि अयस्कों का समुद्रीकरण और धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। एक प्रकार एक चीज समझ लेते हैं। धातुओं यानी अयस्क है तो
अयस्क का पहले अयस्क का सांद्रण, अयस्क सांद्रण में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, यानी कि उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, और इसमें से अगला क्या है हमारा, गलित धातु का विद्युत अपघटन। अब इसमें से सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, यानी कि शुद्ध धातु HgS यानी कि सल्फाइड अयस्क है। अभी देखिए वो चीज जो हम लोग पढ़ाए हैं ऊपर में, वही चीज यहाँ पे क्या करिए समझाई गई। देखिए ध्यान से, अयस्क का सांद्रण लिखा है हमारा, यानी उच्च अपक्रियाशील धातु कौन सी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम थी, और मध्य अपक्रियाशील जिंक लेड वाली थी हमारी, और निम्न अपक्रियाशील हमारी कौन सी हमारी थी, जो हमारी थी सोना और चांदी हमारी। ठीक है, अब इनमें सबको अलग अलग भागों में बांट दिया गया हमारा, यानी कि उच्च अपक्रियाशील धातु से हमारा क्या निकल गया, ये गलित धातु है हमारी। अब मध्य अपक्रियाशील से दो भागों में बांट दिया गया हमारा, इनको एक तो सल्फाइड अयस्क, दूसरा हमारा कार्बोनेट अयस्क हमारा। निम्न अपक्रियाशील धातु हमारा एक प्रकार से सल्फाइड अयस्क हमारा बांट दी, तो इनको हमारा कुल मिला के बांटा गया भागों में हमारा। बात करते हैं अगला क्या है, देखिए इसमें अगला है हमारा, इसी को सीने बार में बांटा गया है। फिर सीमित वायु भर्जन धातु हमारा, धातु का ऑक्साइड अपचयन शोधन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, और धातु में हमारा क्या है, भर्जन धातु परिष्करण। तो बात करते हैं इनमें अलग अलग डिफिनेशन होती है और कुछ नहीं पूछा जाता है, तो डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे कि गैंग हो गई, भर्जन, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपका आता है। गैंग क्या होती है सर जी, गैंग वही वाली क्या गैंग, नहीं वो वाली गैंग नहीं है ये। पृथ्वी से खनिज नहीं, खनिज लिखा है, खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। पृथ्वी में खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग गैंग है। तो गैंग आप लोग पता कर लेंगे, जो हमारी कुल मिला के खनिजों से जो हमारा अयस्क के रूप में रेत, मिट्टी आदि जो सब चीजें पाई जाती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। बात करते हैं भर्जन क्या होता है सर जी, तो भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि सल्फाइड यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया कराने पर अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल देख ले तो थोड़ा हमें बिल्कुल रट जाएगा सर जी, थोड़ा समझ लो जरा। अभी क्वेश्चन में क्या, सल्फाइड अयस्क, देखिए सल्फाइड अयस्क है हमारा, ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो क्रिया कराने में यानी कि तापन यानी गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर देखा क्या बन रहा है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि एक प्रकार से ऑक्साइड अलग हो रहा है। और यहाँ पे क्या देखिए ऑक्साइड, देखिए ये क्या कर रहा है, गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाती है, गर्म करने पर देखिए ZnO बन रहा है हमारा, तो ऑक्साइड में अलग हो गया हमारा। इसी प्रकार क्या था हमारा 2Hg यानी कि मरकरी यानी कि सीने बार पारा, और ये सल्फर के साथ देखिए क्रिया करा रहा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया और गर्म करने दिया क्या, और ऑक्साइड अलग हो रहा है हमारा। यही चीज यहाँ पे भर्जन में एक्सप्लेन करी गई। आपसे डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि वहाँ पे रिएक्शन वहाँ पे आनी। बात करते हैं निस्तापन क्या होता है और हमारा अपचयन क्या होता है, तो ये अच्छे से पढ़ लो यार। निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, सीमित क्या है, सीमित मतलब वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक टेम्परेचर में, इनको टेम्परेचर यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि कार्बोनेट, ये देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट लिखा है हमारा, ये कार्बोनेट हमारा, इसको क्या कर रहा है, सीमित वायु में क्या कर रहा है, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, ZnO में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदला, प्लस हमारा क्या देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकल रही, तो ये हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है हमारा। बात करते हैं अपचयन क्या होता है हमारा। अपचयन क्या होता है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। धातु ऑक्साइड से, देखिए धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। ZnO की कार्बन के साथ क्रिया करा तो Zn अलग हो गया, अब प्लस CO हमारा अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होता है Zn हमारा। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे
जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। देखिए हमने ZnO को कार्बन से क्रिया कराई तो जिंक हमारी धातु निकल गई और ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, तो ये हमारा कुल मिला के अपचयन हो गया। बात करते हैं धातुओं का परिष्करण क्या होता है हमारा। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटन परिष्करण ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बात चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर। ये हमारा विद्युत अपघटनी का परिष्करण है। हमारा परिष्करण में यही हमारा कि देखिए अब इसमें से क्या फिगर समझ लेते हैं, जल्दी आ जाएगा हमारा। एक प्रकार से क्या देखिए, एक हमारा का बीकर दे रखा है, ठीक है, इसमें दो हमने छड़ डाल दिए एबोनाइट की हमारी, एक हो गई कैथोड की, दूसरी हो गई एनोड की। कैथोड की हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, और एनोड की क्या होती है, छड़ हमेशा प्लस में होती है हमारी। अब इसमें से हमने कॉपर ऑक्साइड यानी कि Cu का हमारे क्या डाल दिया, 1 मिलियन डाल दिया। देखिए Cu को हमने नीचे डाल दिया हमारा। अब Cu में डाल दिया तो यहाँ पे देखिए Cu+2 निकल गया हमारा, और ये देखिए इसके अंदर का क्या हमारा CuSO4, ये हमारे एक प्रकार से टैंक दे रखा था, और जो कि हमारा अपद्रव यानी एनोड पंख, यानी ये देखिए एनोड पंख दे रखा है हमारा, ठीक है। तो यही कुल मिला के समझना है हमारा कि दो छड़ें डाली गई हैं, जिसमें से कैथोड की कण नेगेटिव हो जाएगी और एनोड की कण हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसमें से कुल मिला के एक विलियन बन जाएगा हमारा। कौन सा जो विलियन बन जाएगा, ये हमारा कॉपर सल्फेट यानी अम्लीय विलयन बन जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी इसमें हमारा फिगर वगैरह नहीं समझे, हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी हमको, जो हमारे फिगर बना के समझने, हमें जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो समझना। लेकिन अब लेसन में दे रखा है तो भाई समझेंगे। विद्युत अपघटनी का परिष्करण क्या होता है भाई, तो विद्युत अपघटनी का जो परिष्करण होता है हमारा, एनोड पर अशुद्ध तामा, कैथोड पर शुद्ध तामा। एनोड क्या होता है, अशुद्ध तामा, और कैथोड क्या होता है, शुद्ध तामा। बात करते हैं विलयन, तो विलयन में कॉपर सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में, यानी विलयन को, कौन सा विलयन था, ये विलयन था हमारा कॉपर सल्फेट का था, जो कि तन अम्लों के साथ क्रिया कर रहा था हमारा। अब इसमें से कुछ पॉइंट हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, कि विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में क्या हो जाती है, घुल जाती है। जब विद्युत अपघट में यानी विद्युत अपघट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में क्या हो जाती है, घुल जाती है हमारी। यानी कुल मिला के बस यही कह रहा है कि एक प्रकार के विद्युत अपघट कोई हमारी एक धारा बहा देते हैं, और धारा बहने के बाद क्या होती है, एनोड में अशुद्ध धातु अपघट में क्या हो जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। उसकी हमारी क्रिया विधि दे रखी, जो हम लोगों ने फिगर में ऊपर पढ़ा है हमारा। चलिए देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, संक्षारण क्या होता है। तो धातुएं अपने आसपास एसिड यानी अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि से संपर्क करने पर संक्षारित हो जाती हैं। नंबर 1 सिल्वर, दूसरा कॉपर और लोहा। अब सिल्वर क्या है सर जी, तो वायु की उपस्थिति सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिसे के कारण धातु क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो देखिए सिल्वर भी हमारी क्या, देखिए सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, यानी कि जो सिल्वर होती है ये सल्फर के साथ जब क्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड बना देती है, और जिसके कारण क्या होती है, वस्तु को क्या होती है, काली हो जाती है हमारी। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉपर जो है हमारी, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हरे रंग का कॉपर बनाती है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हमारा कि हरे रंग का कॉपर कैसे बनता है, तो ये एक मिला के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरा रंग, जो कॉपर है हमारा, हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, कि जो लोहा है हमारा, लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है हमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। जो देखिए लोहा होगा, अक्सर लोहे में जो जंग लग जाता है तो कैसा, वो भूरे रंग का रंग जमता है हमारा। और ये कैसे जमता है, तो वायु की क्या होती है, एक प्रकार से परत जम जाती है, पानी वगैरह हम लोग डाल देते तो उसमें जंग लग जाता है। बात करते हैं संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण से सुरक्षा का लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, यशद लेपन क्या होता है, तो कुल मिला के ये क्या, लोहे को सुरक्षित करना। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर हमारा, ठीक। मिश्र धातु क्या मतलब, एक तो धातु पहले से ही बनी थी और दूसरे में कन्वर्ट कर दिया तो मिश्र धातु बन गई। यशद लेपन क्या होता है हमारा, यशद लेपन क्या हमारा, लोहे एवं
इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसपे यशद लेपन कहते हैं। तो यशद लेपन क्वेश्चन पूछा भी गया हमारा, लोहे एवं इस्पात को जिंक से सुरक्षित करने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग यशद लेपन कहते हैं। तो ये हो गया यशद लेपन हो गया। अब आपका जो लेशन हो गया फ्रेंड्स एंड हो गया हमारा, ठीक है। अब कमेंट करके देखिए बताइएगा कि सर आज की क्लास कैसी रही है। काफ़ी जितना मैंने मुझसे बन सकता था उतना मैंने एफर्ट्स किया है हमारा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्लास बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास क्या होगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। और जिनको भी सिलेबस पूरा करना है प्लेलिस्ट बनी रखी, एक से एक पूरे कई सारे लेसन मैंने करा रखे हैं, MCQ थ्योरी सब करा रखे हैं, ठीक है। वहाँ से कंप्लीट करिए। अलग से जिसको सोशल साइंस करनी है सोशल साइंस के चैप्टर बना के प्लेलिस्ट बनी रखी, वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।